हेलो एवरीवन, गेट 2023 मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स। देखिए कि प्रॉब्लम क्या था। तो पहला जो प्रॉब्लम है, ये सारे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है कि ए 4x4 मैट्रिक्स एम डैगर इक्वल टू माइनस m to the power 4 equal to 1. Then eigenvalues are, ऑप्शन जो था कि 1 -1 I of minus I, सेकेंड ऑप्शन I minus I, थर्ड ऑप्शन 1 1 -1 एंड फोर्थ ऑप्शन I और उसके साथ एक -1। देखिए प्रॉब्लम क्या था कि एक मैथ फिजिक्स से जो प्रॉब्लम है कि मैट्रिक्स से पूछा गया था कि ए 4x4 मैट्रिक्स जिसमें एक रिलेशन है यहाँ पे कि m डैगर इक्वल टू -m। तो इसको अब लिखेंगे इस कंडीशन को। तो देखिए कि m डैगर इक्वल टू क्या है यहाँ पे -m। तो इसका मतलब है ए क्या है, एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स। m जो मैट्रिक्स है ये क्या है कि एंटी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। और क्या है कि देखिए कि m to the power 4 इक्वल टू, और एक कंडीशन था कि ये क्या है 1। आपको पता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम से, आइगन वैल्यू इक्वेशन से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं कि लैम्डा के प्लेस में m, ठीक है, यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। तो इसमें वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना हुआ है। तो देखिए कि -1 इक्वल टू 0। तो इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि m² + 1 ऑफ m² - 1 इक्वल टू 0। सो देन m इक्वल टू क्या आ रहा है कि +-1 एंड उसी के साथ +-i। तो m जो मैट्रिक्स था वो एक 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो इसका जो आइगन वैल्यू आएगा वो भी 4 आएंगे। तो इसका जो देखिए कि सही ऑप्शन होगा कि ऑप्शन ए 1 -1 I एंड -i। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। ये सारे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें कुछ डाटा और ऑप्शन में कुछ मिसिंग भी हो सकता है, मतलब कुछ करेक्शन भी हो सकता है। तो देखिए मेरे पास जितने सारे क्वेश्चन आया है तो उसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ये सारे मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम्स ही है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सेकंड क्वेश्चन एक MCQ था। क्या है कि which of the following quantity is dimensionless क्वांटिटी और कांस्टेंट, ऐसा कुछ था, क्वांटिटी और कांस्टेंट, ठीक है। कि 4 ऑप्शन दे रखा था। ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन था कि फाइन स्ट्रक्चर, जो आप लोग एटॉमिक फिजिक्स स्टार्ट
करने के समय पढ़ रहे थे गॉस स्ट्रक्चर में। और जो 2 नंबर में था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी का मतलब होता है कि ठीक है कि ऐसा होता है। और एक ऑप्शन था परमियाबिलिटी, जो एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी फ्री स्पेस पे था। और 4th ऑप्शन था बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन स्मॉलेस्ट यूनिट। तो ये भी आपने एटॉमिक फिजिक्स से पढ़ रखा है, ठीक है। तो बोला गया है कि क्वेश्चन में कि कौन सा क्वांटिटी है, ये जो 4 ऑप्शन है, ये 4 क्वांटिटी से आपको बताना था कि कौन सा क्वांटिटी डायमेंशनलेस और कांस्टेंट है, ठीक है। क्वांटिटी और कांस्टेंट ऐसा था कि डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन सा है। यहाँ पे देखिए कि म्यू नॉट का एक डायमेंशन होता है और एप्सिलॉन नॉट का भी एक डायमेंशन होता है, बोर मैग्नेटॉन का भी एक डायमेंशन होता है। बट अल्फा जो फाइन स्ट्रक्चर को डिफाइन करते थे तो क्या होता कि 1/137। ये तब आता था कि जब एक न्यूक्लियस को इनफाइनाइट मास कंसिडर करते थे इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। स्टार्टिंग में जो एटॉमिक पढ़ रहा था तो देखिए वहाँ पे था कि अल्फा का वैल्यू क्या होता है कि 1/137। तो एक स्पेसिफिक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है जो फाइन स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कि अल्फा क्या होता है कि 1/137, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो था वो एटॉमिक फिजिक्स से था। क्या है कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल ऑफ कार्बन C6 एटॉम के लिए। और उसमें बोला गया था कि यूज हुंड्स रूल, ठीक है, कि हुंड्स रूल को लगा के बताइए कि कार्बन 6 के केस में ग्राउंड स्टेट का स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल क्या होगा। तो ऑप्शन जो था, ऑप्शन था 3p0, सेकेंड ऑप्शन 3s0, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, 3d2, ओके, फोर्थ ऑप्शन क्या था कि 3d0, ऐसा था। तो देखिए इसको करने के लिए पहले आपको क्या करना था कि देखिए यहाँ पे जो एटम दे रखा था कि कार्बन 6, इसका आपको क्या करना है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है, जो होता है कि 1s2 2s2 2p2। जो अनफिल्ड जो सेल है वो एक्चुअली क्या है कि 2p सेल है। तो यहाँ पे देखिए कि NL और NL प्राइम, दैट मीन्स N प्राइम L प्राइम, ये जो दोनों केस है इसमें N और N प्राइम दोनों सेम ही है। देखिए यहाँ पे 2 है, मतलब N और N प्राइम। एक्चुअली आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि 2p ऐसे भी लिख सकते हैं, 2p स्क्वायर को। मतलब देखिए कि p का मतलब होता है कि L का वैल्यू 1, तो L और L प्राइम क्या है, इक्वल है। यहाँ पे p स्टेट में दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो जब ऐसे होता है कि N और N प्राइम और उसके साथ L और L प्राइम दोनों ही इक्वल होता है, तब क्या करते कि तब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का दोनों केस होता है एक्चुअली, जो है एक है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन और एक होता है नॉन इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विवेलेंट
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें क्या है कि 2p स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ही स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ये जो केस है इक्विवेलेंट, ये क्या है कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन में इसको कैलकुलेट करना है। बट यहाँ पे बोला गया था हुन्स रूल, तो ये भी आपको पता है कि हुन्स रूल से स्पेसिफिकली आसान होता है ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करना। तो आप इस पे इक्विवेलेंट कॉन्फ़िगरेशन पे हुन्स रूल लगा दीजिए, तो इसका आंसर क्या आएंगे मैं भी आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैं अभी क्या करूँगी कि जो हुन्स रूल का जो एक्चुअली ट्रिक होता है उसको लगाऊंगी, और ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जैसे कैलकुलेट करते थे। तो क्या करना है, पहले तुमको कि P जो सेल होता है उसका 3 क्या होता है, 3 सब सेल होता है कि एक Px और उसके साथ एक Py और उसके साथ एक Pz। देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको पता है कि पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पहले क्या होगा कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में पहले अरेंज होते हैं, देन एक्स्ट्रा रहेंगे तो क्या होता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फिलअप होता है। ठीक है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही डायरेक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके बैठेंगे। तो ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। और एल का वैल्यू क्या है, पी स्टेट है मतलब एल का वैल्यू 1, और एल का वैल्यू से एम एल का वैल्यू मिलता है कि +1 0 और -1। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि एम एल का वैल्यू 1 0 और 1 है कि -1। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कैलकुलेट कर सकते हैं कि एल का वैल्यू क्या होगा। एल जो होता है समेशन ओवर ऑफ एम एल। तो आप कैलकुलेट करें कि इस घर में जो एम एल का वैल्यू है +1, सो +1 और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मल्टीप्लाई ऑफ +1। और इसमें क्या है कि एम एल का वैल्यू 0 है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो 0 मल्टीप्लाई ऑफ 1, तो क्या आएंगे कि 1 एल का वैल्यू। और एस भी ऐसे कैलकुलेट करते थे कि समेशन ओवर ऑफ एम एस से। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होता है, स्पिन का वैल्यू हाफ होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका वैल्यू क्या है कि 1। देन आपको क्या करना है कि ग्राउंड स्टेट स्पेक्ट्रल जो टर्म उसको डिफाइन करने के लिए बोला था। तो हुन्स रूल से क्या होता है, तो आपको पता है कि हुन्स रूल से ग्राउंड स्टेट ही मिलता है। तो हुन्स रूल क्या बोलते हैं कि हुन्स रूल्स को लगाने से हमें क्या मिलता, देखिए तो हुन्स रूल क्या बोलता है कि हाफ फील्ड से कम होगा कोई अनफील्ड सेल, हाफ फील्ड से जब कम रहता है उसी टाइम जे का वैल्यू क्या होता है कि L - S होता है, और हाफ फील्ड से ज़्यादा रहने से जे का वैल्यू क्या होता है कि L + S होता है। जे का मतलब एंगुलर मोमेंटम। तो जे का वैल्यू क्या होता है, L + -S दोनों हो सकता है, बट हाफ फील्ड से जब कम रहता है तब क्या होता है कि L - S होता है, और हाफ फील्ड से ज़्यादा होने से L + S होता है। देखिए कि पी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन रह सकता है वो है 6। ठीक है, तो 6 का हाफ कर दीजिए तो क्या होगा कि 3। तो हाफ फील्ड से कम है अभी, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इस केस में जो जे का वैल्यू होगा वो L - S से आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पी सेल अनफील्ड है वो हाफ फील्ड से कम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो है वो हाफ फील्ड से कम है, तो इसलिए L - S लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 - 1 सो दैट इज 0। तो J का वैल्यू क्या आ गया, 0। और स्पेक्ट्रल जो टर्म होता है वो कैसे लिखते हैं हम लोग, L और
ऊपर में क्या कि इंडिसेस में हम लोग लिखते हैं कि 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी ये होता है, और सफिक्स में क्या यहाँ पे क्या लिखा जाता है कि j लिखा जाता है, एंगुलर मोमेंटम। तो यही स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होता है, ऐसे लिखने पड़ता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन से। तो देखिए कि s का वैल्यू क्या है अभी 1, सो 2s प्लस 1, तो देखिए कि 3 आ गया। एल कहाँ से आएंगे, एल का मतलब है कि ये जो एल आ रहा है उससे आपको लिखना है कि एल का वैल्यू क्या है। तो एल का वैल्यू देखिए कि अभी तो एल का वैल्यू 1 है, तो बट यहाँ पे ये जो एल कैपिटल लेटर में लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि P, ठीक है। एस के लिए एल जब 0 होगा, एल 0 होने से कैपिटल एस, एल 1 होने से कैपिटल P, एल 2 होने से कैपिटल D, ऐसे चलता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एल इक्वल टू 1 है, इसलिए कैपिटल P यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रल टर्म में जो ये चीज़ यूज होता है ये कैपिटल में लिखना पड़ता है, ठीक है। और J का वैल्यू क्या है 0। सो क्या है कि आंसर देखिए कि 3P0। तो जो ऑप्शन ए में था वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3P0। ग्राउंड स्टेट जो होगा कार्बन 6 का वो है कि 3P0। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। एक थर्मोडायनेमिक्स से एक प्रॉब्लम था कि गिवन था आपके पास पीवी डायग्राम गिवन था। वो कैसे था कि ऐसा एक पीवी डायग्राम गिवन था। तो क्या है कि ये जो पॉइंट था ए था ए बी और ए सी और डी। कैसे चल रहा था कि ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। और दो टेम्परेचर था, यहाँ पे कुछ टेम्परेचर था T1, ए था T2, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो आपको बोला गया था कि ये जो पीवी डायग्राम है इसका एसटी डायग्राम क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा एसटी डायग्राम। तो ऑप्शन में जो एस और टी का जो ग्राफ था ऐसा कुछ था, ठीक है। और ऐसा भी कुछ था कि एक रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐसा कुछ था, ठीक है। तो देखिए कि पहला केस क्या है कि यहाँ पे जो पीवी डायग्राम दे रखा था वो एक्चुअली एक कार्नो इंजन का पीवी डायग्राम है। तो आपको पता है कि कार्नो इंजन का जो टीएस डायग्राम होता है वो एक क्या होता है, वो एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन तो मिला नहीं, बट ऐसा कुछ था। तो इसका आंसर होगा कि एक स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे करके आप ए बी पाथ को चॉइस करें, तो ऐसे कर करके भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा स्क्वायर वाला जो ऑप्शन था वही होगा, क्योंकि एक पीवी डायग्राम ऑफ ए कार्नो इंजन का वो टीएस डायग्राम क्या होता है कि एक स्क्वायर बना देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो स्टैट से था। प्रॉब्लम क्या है कि एक सिंपल 1D एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है।
बोला गया है कि विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी is in thermal equilibrium with the reservoir at absolute zero temperature, that is T. ओके, एंड क्या है कि विथ ओमेगा इक्वल टू 2 kBT अंडर एच कट। तो इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में तो पूछा गया है कि देन द पार्टीशन फंक्शन, पूछ रहा है कि पार्टीशन फंक्शन क्या होगा, यही क्वेश्चन था। ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन जो दे रखा था कि ऑप्शन था एक E अंडर E+1, सेकेंड ऑप्शन जो है E अंडर E-1, थर्ड ऑप्शन जो है E अंडर E²+1 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है E अंडर E²-1। ठीक है, तो क्या है प्रॉब्लम, देखिए कि जो था कि 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर विथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए रिजर्वर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर T विथ ओमेगा इक्वल टू 2 kBT अंडर एज कट। स्पेसिफिक एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आपको बताना है कि इस सिस्टम में पार्टीशन फंक्शन क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मेरा सॉल्यूशन मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आपका आंसर से मिल रहा है कि नहीं। तो क्या है कि पार्टीशन फंक्शन का मतलब होता है कि z इक्वल टू समेशन ओवर ऑफ GI ऑफ e⁻⁻β ऑफ EI, ऐसे होता है। ठीक है, और आप ऐसे करिए कि EN भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे N आएगा। बट जब ये 1D बोला गया था, 1D बोला गया इसलिए डिजेनरेसी कुछ आएगा नहीं, तो इसलिए नॉन डिजेनरेट केस में हम लोग पार्टीशन फंक्शन को लिखते हैं कि e⁻⁻β ऑफ EN, और N का वैल्यू जो होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, आपको पता है कि 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होता है En इक्वल टू क्या होता है कि n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। ठीक है, कि n प्लस हाफ ऑफ एच कट ओमेगा, और यहाँ पे n इक्वल टू होता है 0, 1, 2 ऐसे करके ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अप टू इनफाइनाइट। तो देखिए कि यहाँ पे आप ये जो एनर्जी का फॉर्मूला है इसको पुट करें कि n का वैल्यू 0 बैठने से क्या होगा कि पुट करने से हाफ ऑफ एच कट ओमेगा, 1 करने से 3/2 एच कट ओमेगा, 2 करने से 5/2 एच कट ओमेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो क्या आ रहा है कि e⁻⁻ फर्स्ट जो आ रहा है बीटा एच कट ओमेगा अंडर 2 प्लस क्या कि e⁻³ बीटा एच कट ओमेगा अंडर 2 प्लस e⁻⁵ बीटा एच कट ओमेगा अंडर 2, ऐसे करके चलेगा, और लास्ट वाला टर्म आएगा कि इनफाइनाइट तक चलेगा ये। ठीक है, तो देखिए कि ये क्या है, एक्चुअली ये एक इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम है। तो जो इसका जो फॉर्मूला आता है कि e⁻⁻β एच कट ओमेगा अंडर 2, ये है a प्लस AR ऐसे चलता है। तो इसके क्या ये जीपी सीरीज का इनफाइनाइट सम ऑफ जीपी सीरीज का वैल्यू होता है a अंडर 1 - r का मतलब जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 1 - r क्या आ रहा है कि
e टू दी पावर माइनस ऑफ बीटा एज कट ओमेगा। ठीक है, तो देखिए, तो इसको क्या करें कि ये जो वाला टर्म है इसको डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ रहा है 1 अंडर ये आ रहा है e टू दी पावर ऑफ बीटा एज कट ओमेगा अंडर 2 माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस ऑफ बीटा एज कट ओमेगा अंडर 2। बट ये जो ऑप्शन है वो एक्चुअली ऐसे फॉर्म में नहीं है, बट वहाँ पे एक क्वेश्चन में एक गिवन था कि ओमेगा का वैल्यू स्पेसिफिक आपको बोला गया था कि 2kT अंडर क्या कि एज कट। आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 1/kT इक्वल टू होता है बीटा। ऑलवेज ये होता है कि बीटा जो होता है 1/kT। तो क्या है एक्चुअली ये एज कट बीटा है, ये क्या है एक्चुअली एज कट बीटा। ठीक है, कि ये जो चीज़ है एक्चुअली ये क्या है कि 2 ऑफ बीटा एज कट। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें क्या करें कि ओमेगा का वैल्यू बीटा से रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, और इसमें भी ओमेगा का वैल्यू थोड़ा सा चेंज कर दीजिए बीटा के फॉर्म में, तो आपका आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है कि पार्टीशन फंक्शन z जो आ रहा है 1 अंडर e टू दी पावर बीटा एज कट अंडर 2 और ओमेगा का वैल्यू है 2 अंडर बीटा एज कट, और माइनस क्या है कि e टू दी पावर माइनस ऑफ बीटा एज कट अंडर 2 मल्टीप्लाई ऑफ 2 अंडर बीटा एज कट। तो क्या आ रहा है 1 अंडर e माइनस ऑफ e टू दी पावर माइनस 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इक्वल टू क्या आ रहा है कि 1 अंडर e माइनस 1 अंडर e, सो दैट इज इक्वल टू e अंडर e स्क्वायर माइनस 1। तो जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी में था, तो एक्चुअली इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए, तो प्रॉब्लम नंबर 6 करते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 6 जो था एक मतलब 2 ग्रुप बनाया हुआ था प्रॉब्लम में। टेबल में क्या था कि इस यहाँ पे ग्रुप 1, ठीक है, यहाँ पे एक टेबल था, तो दोनों तरीके से 2 ग्रुप था। मतलब आपको क्या करना था, सही जो कॉम्बिनेशन है उसको बनाना था। ठीक है, तो क्या है कि एक था विजिबल, ओके, एंड नेक्स्ट था एक्सरे, उसके बाद था गामा रे, उसके बाद था थर्मल न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। और ये जो ग्रुप 2 में इस साइड क्या था कि फर्स्ट में था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद था कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। मतलब आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करने के समय ये जो लेफ्ट साइड में है एक कौन सा चीज़ आपको उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन। ठीक है, और क्या है कि कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, कोर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन। तो आपको कैसे क्वेश्चन में क्या था, एक्चुअली क्वेश्चन में जो था देखिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पे बोला गया था कि ये P है, ये Q है,
ARAS ऐसे। तो ऑप्शन कैसे था, ऑप्शन में एक बना रहा हूँ कि ऐसे था कि फर्स्ट वाला जो केस है वो एस से रिलेटेड है, ठीक है, और ऐसे भी था कि 2 वाला जो केस है वो एक्चुअली क्यू से रिलेटेड है, 3 वाला जो केस है वो एक्चुअली आर से रिलेटेड है, और 4th वाला जो केस है वो पी से रिलेटेड है। तो ऐसे एक्चुअली ऑप्शन ऐसा कुछ बना हुआ था कि 4 ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी एक MCQ है। तो देखिए कि PR प्रोडक्शन जो वाला केस है वो ओनली गामा से रिलेटेड है, ठीक है, गामा रे के लिए ओनली PR प्रोडक्शन का केस आता है, ठीक है। और एक्सरे, आपने एक्सरे डिफ्रैक्शन कर रखा है सॉलिड में, तो वहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए एक्सरे हम लोग यूज करते हैं, तो एक्सरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, ठीक है। और ये भी पता है कि एक्सरे से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी सही है कि विजिबल लाइट से भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, और थर्मल न्यूट्रॉन से हम लोग क्रिस्टल को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना था कि क्वेश्चन में आंसर क्या होता कि आपको करना था कि गामा रे के केस, मतलब ये जो 3rd वाला केस है वो कौन सा ऑप्शन में इससे रिलेट होता था कि पेयर प्रोडक्शन था, ठीक है। और देखिए कि थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि थर्मल न्यूट्रॉन भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है और एक्सरे भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो थोड़ा आप उसमें जो ऑप्शन मेरे को नहीं मिला अभी तक, तो ऑप्शन थोड़ा एडजस्ट करके आप इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या था कि आपको ये जो कुछ इन्फॉर्मेशन है तो इसको थोड़ा सा आपको लगाना था कि जैसे थर्मल न्यूट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यूज होता है, एक्सरे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए यूज होता है, विजिबल लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गामा रे पेयर प्रोडक्शन। और वो जो केस है कोर इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन, वो यहाँ पे जो 4 दे रखा था तो इसमें कोई भी उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो ऐसा इस प्रॉब्लम का आंसर आप थोड़ा देख लीजिए। चलिए, तो इसका आंसर मैं थोड़ा बना दे रहा हूँ कि मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है। तो देखिए कि 3 वाला जो केस वो एक्चुअली आर पे जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7। क्या है कि व्हिच आपको क्या है कि देखिए कि गिवन एज इक्वल टू क्वांटम से है कि 4 अंडर एज कट स्क्वायर लैम्डा ऑफ S1 वेक्टर ऑफ S2 वेक्टर। आपको पूछा गया है कि एज का एवरेज वैल्यू क्या होगा, मतलब इस हैमिल्टोनियन का एवरेज वैल्यू क्या होगा, जहाँ पे बोला गया है कि ये जो लैम्डा है एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। जो ऑप्शन था वो है कि माइनस लैम्डा, सेकेंड ऑप्शन 2 लैम्डा, थर्ड ऑप्शन लैम्डा एंड फोर्थ ऑप्शन -2 लैम्डा, ठीक है। तो देखिए कि एक हैमिल्टोनियन गिवन है 4 अंडर एज कट स्क्वायर लैम्डा ऑफ S1 डॉट S2 वेक्टर। आपको पूछा गया है कि एवरेज वैल्यू क्या होगा हैमिल्टोनियन का, ठीक है। तो इसको करने के लिए देखिए क्या करना है आपको, पहले ये जो S1 डॉट S2 है इसको कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, तो S1 प्लस S2, ठीक है। तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसको क्या करें कि बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए। क्या आ रहा है कि S² इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस 2 ऑफ S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर।
तो आप यहाँ से S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस S1 स्क्वायर माइनस ऑफ S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ तक आप तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए देन आपको क्या करना है कि बोला गया है कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, इसलिए S1 S2 यूज किया गया है हैमिल्टोनियन में कि 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए S1 का वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे कि हाफ, S2 का वैल्यू भी हाफ, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए कि S का वैल्यू क्या होता है, S का वैल्यू होता है कि S1 प्लस S2 से S1 माइनस S2 तक। ठीक है, तो मतलब क्या है कि 1 और 0, 1 और 0। S का वैल्यू क्या है कि S का वैल्यू है, S का जो वैल्यू है वो है 1 और 0। ठीक है, क्योंकि S का वैल्यू होता है कि S1 प्लस S2 मोड से अप टू कितना कि S1 माइनस S2 मोड तक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, 1 और 0। और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल डायरेक्शन में है तो क्या होगा, रिजल्टेंट स्पिन 1 होगा, और एंटी पैरेलल होगा तो क्या होगा कि रिजल्टेंट स्पिन 0 होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं कि S का वैल्यू क्या होगा, 1 और 0। तो देखिए, तो इस अभी क्या करेंगे कि फॉर S का वैल्यू 2 आ गया, तो फॉर S इक्वल टू 1 के लिए, और S1 S2 का वैल्यू तो हाफ ही है। ठीक है, ये तो ऑलवेज हाफ ही होता है। तो आप क्या करें कि S1, ये जो आपको कैलकुलेट S1 डॉट S2 मिल रहा था, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने से क्या आएगा देखिए। ठीक है, क्या आ रहा है S1 डॉट S2, तो इक्वल टू क्या था कि A स्क्वायर। ठीक है, तो स्पिन का जो वैल्यू होता है कि S ऑफ S प्लस 1 H कट स्क्वायर का जो वैल्यू होता है, तो वही आप यहाँ पे लगा दीजिए कि S ऑफ S प्लस 1। ठीक है, और S और S है कि S1 और S2 का रिजल्ट है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि S1 स्क्वायर होगा, S1 स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, S1 स्क्वायर, सॉरी दिस इज S1 ऑफ S1 प्लस 1, ऐसे करके S2 के लिए S2 ऑफ S2 प्लस 1, और क्या होगा कि एक मल्टीप्लाई, एक क्या रहेंगे कि एक एज काट स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या कि डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए कि S का वैल्यू एक बार आप 1 पुट करें तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है कि एज कट स्क्वायर अंडर 2, और यहाँ पे मिल रहा है कि 2 माइनस हाफ 3 अंडर 2, दैट मीन्स 2 माइनस 3 अंडर 4 माइनस 3 अंडर 4। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए क्या आ रहा है, देखिए थोड़ा सा। तो इसको कैलकुलेट करने से जो रिजल्ट आएगा वो होगा कि एज कट स्क्वायर आ रहा है कि एज कट स्क्वायर अंडर 4। ठीक है, एस का वैल्यू 1 कंसिडर करने से देखिए 2 वैल्यू आ रहा है इसका, 1 और 0, तो क्या आ रहा है कि एज कट स्क्वायर अंडर 4। तो फिर क्या करना है कि इसमें आप S1 और S2 का वैल्यू जो है इसको पुट करेंगे, क्योंकि देखिए कि आपको पूछा गया था कि एज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, 4 बाई एज कट स्क्वायर, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, और लैम्डा जो है वो भी कांस्टेंट है। तो आपको क्या आएंगे कि S1 डॉट S2 का एक्सपेक्टेशन आ जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 4 अंडर एज कट स्क्वायर ऑफ लैम्डा, और S इक्वल टू 1 पुट करने से जो मिल रहा है एज कट स्क्वायर अंडर 4, सो दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो देखिए कि S इक्वल टू 1 पुट करने से जो एज का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिल रहा है वो ऑप्शन सी में है, जो है कि लैम्डा। ठीक है, बट और भी एक S का वैल्यू रह गया कि 0 आपने कंसिडर नहीं किया है, तो आप फिर 0 S को मान के चले तो क्या होगा कि S जब 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है, तब क्या होगा देख लीजिए थोड़ा सा कि S का वैल्यू जब 0 होगा ना, फिर आपको कैलकुलेट करना है कि S1 डॉट S2 का वैल्यू क्या होगा। तो उस टाइम आप कैलकुलेशन करने
से आपको जो मिलेगा कि -3/4 ऑफ एच कट स्क्वायर। ठीक है, क्या है कि इसमें आपको एस का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और S1 S2 का वैल्यू तो हावी हो रहा है। ठीक है, तो क्या है होगा कि -3/4 ऑफ एच कट स्क्वायर S1 S2 का वैल्यू। तो फिर आप एज का एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस 0 के लिए, तो क्या आएंगे कि 4/एच कट स्क्वायर, देखिए क्या आ रहा है कि लैम्डा और उसके साथ -3/4 ऑफ एच कट स्क्वायर। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो रिजल्ट है -3 लैम्डा, ये एक्चुअली कोई ऑप्शन में नहीं था। ऑप्शन में क्या था कि -लैम्डा, 2 लैम्डा, लैम्डा और -2 लैम्डा। तो इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा ओनली लैम्डा होगा। और ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली एक 2 नंबर का MCQ आया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, लैम्डा होगा। ये भी हो सकता था -3 लैम्डा, बट यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये MSQ में भी पूछा जाता, बट ये पे MCQ बोला गया था, तो इसका जो आंसर होगा ओनली लैम्डा। तो प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए क्या है। कि सॉलिड से एक क्वेश्चन था कि आपको पूछा गया था कि सॉलिड के लिए स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड अंडर T वर्सेस T² का ग्राफ जो है वो कैसा होगा। ठीक है, देखिए कि सॉलिड में जब आप लोग लैटिस वाइब्रेशन पढ़ते थे और फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ते थे, उसी टाइम आपको एक रिजल्ट मिला था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस सॉलिड के लिए जो स्पेसिफिक हीट होता है वो दोनों कंट्रीब्यूशन से आता है, एक है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन और एक है लैटिस कंट्रीब्यूशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से आता है तो वो होता था कि अल्फा टी, और जो लैटिस वाइब्रेशन से आता है तो वो हो जाता कि बीटा ऑफ T³। ठीक है, यही होता है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। ठीक है, कि CV = अल्फा टी प्लस बीटा T³। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो पूछा भी गया है इससे ही। ठीक है, तो क्या है देखिए कि स्पेसिफिक हीट कंट्रीब्यूशन ये किस लिए आ रहा है, अल्फा टी, मतलब स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर से लीनियरली प्रोपोर्शनल आते थे कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, ये आता था इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से। ठीक है, और ये जो चीज़ आता है ये आती है कि लैटिस वाइब्रेशन से। ये इसका जो एक्चुअल जो फॉर्म जहाँ से आती है उसको बोला जाता है कि डीबाई फेमस T³ लॉ, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, कि लैटिस वाइब्रेशन से। तो देखिए अभी क्वेश्चन में क्या था कि CV/T, तो इस इक्वेशन में T को डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ रहा है कि CV/T = अल्फा प्लस ऑफ बीटा T³, सॉरी दिस इज T²। ओके, तो देखिए कि ये जो इक्वेशन अभी बना है एक्चुअली y = C + mx ऐसे बना है, क्योंकि ग्राफ जो पूछा गया था कि एक्चुअली T² से CV/T, इसके साथ T² के साथ CV/T से। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि अभी जो ये होगा, देखिए ग्राफ कैसे होगा कि एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होगा, कि ये जो इक्वेशन हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन, बट यहाँ पे एक इंटरसेप्ट रहेगा। तो जो इंटरसेप्ट यहाँ पे रहेगा, जो इंटरसेप्ट है ये एक्चुअली ये क्या है कि C। ठीक है, और जो रिजल्ट में जो ऑप्शन में था तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा कि ग्राफ क्या होगा, यही होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो एक्चुअली m मतलब क्या है कि बीटा। ठीक है, बीटा क्या है कि स्लोप। तो ये आसान था, सिर्फ आपको पता रहने का ज़रूरत था कि जस्ट स्पेसिफिक हीट क्या होता है, अल्फा टी प्लस बीटा T³। एक है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन से और एक है लैटिस कंट्रीब्यूशन से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए कि
एक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन था। एक्चुअली इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स से इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, 2-3 क्वेश्चन आया था। तो उससे एक क्या है कि एक डिजिटल से एक क्वेश्चन था। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको पहले लिखा रहा हूँ, देखिए क्या क्वेश्चन था कि फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट, फॉर द गिवन लॉजिक सर्किट, एक लॉजिक सर्किट गिवन है कि व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कैसा है जो फिगर सर्किट का कि ए वाला एक एंड गेट और यहाँ से एक नैंड गेट लगाया है, और क्या है कि इसमें एक और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल रहा है वो x, और यहाँ पे जो इनपुट है वो एक p और एक q। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या था। ऑप्शन जो था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि p इक्वल टू 0, q इक्वल टू भी 0, और उसके समय x इक्वल टू क्या होगा कि 1। सेकेंड ऑप्शन जो है p इक्वल टू 0, q इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0। एंड थर्ड ऑप्शन जो है कि p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0। एंड फोर्थ ऑप्शन जो है p इक्वल टू 1, q इक्वल टू 0 एंड उसके साथ x इक्वल टू 1। x इक्वल टू क्या है कि 1। देखिए इसको कैसे करना था। तो इसमें सिर्फ आपको क्या करना है कि ऑप्शन टेस्ट करिए। ठीक है, कि पहला जो ऑप्शन है उसको देखिए क्या है कि इसमें p भी 0 है और q भी 0 है। पहला ऑप्शन में बोला गया है कि p 0 q 0। ठीक है, तो देखिए p 0 इसका मतलब ये जो यहाँ पे आ रहा है a भी 0 a भी 0, तो क्या है कि 0 0 और एक नैंड गेट है, तो इसका मतलब है ये क्या होगा कि 1। और यहाँ से देखें कि एक एंड गेट है, तो यहाँ से जो आ रहा है वो 0, तो 1 और 0 जब एक और गेट में आएंगे तो x इक्वल टू क्या है एक्चुअली कि एक और गेट है। ठीक है, x जो मिल रहा है वो एक और गेट से, तो a1 a0, तो मतलब क्या होगा x का वैल्यू 1। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है p जब 0 है q भी 0 है, तो x क्या होगा कि x का वैल्यू 1 हो रहा है। हाँ सही है a। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए p0 q1 x इक्वल टू 0, तो ये थोड़ा सा चेक करिए कि p का वैल्यू 0, ठीक है, q का वैल्यू 1, तो देखिए क्या आ रहा है कि 1 0 आपको आएंगे कि 0। ठीक है, 1 0 0 आएंगे, बट ये जो 0 आ रहा था इस पर क्या होगा कि 1, तो 1 और 0 इसमें तो 1 आएंगे, तो 1 और 0 मिलके क्या होगा कि 1 होगा। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कि ये 0 आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ऐसे करके बाकी जो ऑप्शन चेक करेंगे तो वो गलत होंगे, और ये एक MCQ था तो इसलिए बाकी ऑप्शन चेक करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहला ऑप्शन ही सही आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए, सो नेक्स्ट एक सॉलिड से एक क्वेश्चन कराएंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक प्रॉब्लम इस बार पूछा गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। तो इस बार कुछ टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स, ये 3-4 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। और मैथ फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मैथ फिजिक्स का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से 3 या 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे टॉपिक से पूछ रहा है, बट क्वेश्चन ऐसे हो रहा है कि 1 और 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है अभी गेट और नेट एग्जाम में। तो देखिए कोई भी टॉपिक आप छोड़ के ना जाइए, ये मेरा
हर बार सजेशन रहता है, तो इस बार भी देखिए कि सॉलिड से और न्यूक्लियर पार्टिकल और एटॉमिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए क्या है कि एक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 आयंस, एक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 आयंस जो है कि X, Y एंड Z। एक कंपाउंड है कि वो 3 आयन से बन रहा है X, Y, Z से। तो क्या है कि द Z आयंस आर अरेंज्ड in on FCC arrangement। क्लियर। तो क्या है कि Z जो आयंस है वो एक्चुअली FCC से अरेंजमेंट है, और क्या बोला गया है कि द X आयन occupy 1/6 of its tetrahedral voids and the Y ion occupy 1/3 of the ऑर्थोहेड्रल void। तो ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन जो है ये कंपाउंड का क्या है कि XYZ4, सेकेंड ऑप्शन कि XY2Z4, थर्ड ऑप्शन XYZ2 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है XYZ3। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ये कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 3 आयंस X, Y एंड Z। द Z आयंस आर अरेंज्ड in an FCC arrangement। The X ion occupy 1/6 of its tetrahedral voids and the Y ion occupy 1/3 of the orthohedral void। जो ऑप्शन है XYZ4, XY2Z4, XYZ2, XYZ3। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो अभी जो दे रहा है ना कि XYZ से मिलके बन रहा है वो कंपाउंड, ठीक है, कि X, Y और Z ये 3 से बन रहा है वो कंपाउंड। तो X में क्या बोला गया है कि टोटल से 1/6 ऑक्यूपाई कर रहा है। द X आयन ऑक्यूपाई 1/6 ऑफ इट्स टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके, एंड Y जो कर रहा है 1/3। और क्या है कि जो Z है वो क्या है कि एक्चुअली FCC अरेंज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए कि इसमें आपको क्या करना है कि ये जो है 1/6 है, ठीक है। तो ये क्या करना है आपको डिनोमिनेटर में सेम आने के लिए आप क्या करें कि 2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो रहा है कि 2/6, ठीक है। तो देखिए कि ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, दोनों मिलके जो बना रहा है वो है एक्चुअली 3/6। तो टोटल क्या कितना होगा कि 1, मतलब FC जो केस है एक्चुअली FC का कितना ऑक्यूपाइड होगा FC ना 3/6, टोटल 1 होता है। तो इसलिए ये दोनों मिलके बना रहा है 3/6। तो FCC के लिए क्या होगा कि 3/6, तभी तो 1 बनेगा। तो इसलिए देखिए कि यहाँ पे जो ये लग रहा है ना ये एक्चुअली क्या है कि 3/6 लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए कि जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, देखिए कि यहाँ पे 6 तो X तो X ही होगा, तो Y तो बोला गया है, ठीक है। तो Z क्या होगा कि Z3 लगेगा, ठीक है, 3/6, तो इसलिए Z3 होगा। FCC का जो अरेंजमेंट उसने बोला नहीं था कि कितना ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो X ऑक्यूपाइड कर रहा है 1/6,
y ऑक्यूपाइड कर रहे हैं 1/2, तो इसको आप 1/3, तो इसको थोड़ा सा क्या करें 2/6 कर दीजिए, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि देखिए 6 में ये दोनों क्या है, पर्सन है आपका, दोनों भाग क्या है कि y है, ऐसे सोचिए, ठीक है। तो z कितना, z कैसा होगा कि ये दोनों का सम 1 माइनस जो होगा, तो इसलिए इसका जो कंपाउंड का जो फॉर्म होगा आयन का XYZ का कि XYZ3, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी में जो था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर कितना कि 12, ठीक है। देखिए तो बोला गया था कि एक 2p स्टेट के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि एंगल बिटवीन एल एंड बी वेक्टर, तो जो बी वेक्टर है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, उससे आपको एंगल पूछा गया था कि एल वेक्टर से एंगल कितना होगा, किसके लिए कि 2p स्टेट के लिए। तो देखिए कि 2p स्टेट बोल रहा है, p बोल रहा है मतलब l का वैल्यू क्या होगा कि 1, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए होता है l इक्वल टू 1, d के लिए होता है l इक्वल टू 2, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि l इक्वल टू 1। देखिए तो फिर ml का वैल्यू क्या होता है, ml होता है प्लस l से कितना कि -l तक, और क्या कि इंक्लूडिंग 0, तो क्या होगा कि +1 0 और -1, ठीक है। देखिए और एक चीज़ पता है आपको कि cos थीटा जो होता है एंगल बिटवीन क्या कि l और आपका b में, तो क्या होगा कि cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है ml अंडर, दिस इज एक्चुअली ml अंडर रूट अंडर ऑफ क्या कि l ऑफ l प्लस 1। देखिए क्वेश्चन क्या था, मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन था l और b के अंदर जो एंगल होगा उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, उसका मिनिमम एंगल वैल्यू क्या होगा, मतलब मिनिमम थीटा पूछा गया था, ठीक है। मिनिमम थीटा पूछ रहा था कि क्या होगा मिनिमम थीटा का वैल्यू, ठीक है। देखिए ये आपको एटॉमिक फिजिक्स से ही मिलता है, जहाँ पे आप पढ़ते हैं कि स्पेस क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एक एंगल पे रोटेट करता है, ठीक है, रह सकता है। तो जहाँ पे आपका ये एक रिलेशन आया था कि cos थीटा स्पेसिफिक जो थीटा है वो स्पेसिफिक फिक्स्ड होगा, बट वहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थीटा का वैल्यू मिनिमम क्या होगा जो एक्सेप्टेबल होगा। तो देखिए अभी क्या करना था आपको, ये जो ml का वैल्यू आ रहा है +1 0 -1, जो ऑप्शन था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ऑप्शन जो था, एक ऑप्शन था आपका 60 डिग्री, हाँ, एक ऑप्शन था 45 डिग्री, एक ऑप्शन था आपका 90 डिग्री, एक ऑप्शन था आपका 135 डिग्री। देखिए कि क्वेश्चन में था कि मिनिमम थीटा का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू आप पहले ml का वैल्यू +1 ले लीजिए, तो +1 का मतलब है 1/2, ये आ गया, तो 1/√2 एक केस में आ गया कि ml का वैल्यू जब 1 आपने कंसिडर किया। तो देखिए कि cos थीटा इक्वल टू एक बार 0 आएगा, जब आप ml का वैल्यू 0 लेंगे, cos थीटा 0, दैट मीन्स क्या है कि थीटा का वैल्यू है 90 डिग्री, ठीक है। और ये जो वैल्यू है एक्चुअली थीटा का वैल्यू क्या है, ये थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, क्या है कि 45 डिग्री। और एक आएगा कि -1 के लिए ml का वैल्यू, सो तब क्या होगा कि cos थीटा इक्वल टू -1/2, तो इसका मतलब है थीटा का वैल्यू 135, ठीक है। -1/√2 आ रहा है, ml का वैल्यू -1 पुट करने से, तो क्या होगा कि थीटा का वैल्यू 135, थीटा क्या आ रहा है कि 135 डिग्री। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट
दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या होगा थीटा का, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 45 डिग्री। देखिए कि इसका जो आंसर होगा 45 डिग्री बी, क्योंकि ये भी एक एमसीक्यू वाला क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर में आया था एक। ठीक है, आपका ये एमएसक्यू भी हो सकता था कि एमएसक्यू होता तो क्या होगा कि 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, क्योंकि तब क्या होता कि द एक्सेप्टेबल एंगल क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन सा एंगल में वो क्वांटाइजेशन शो कर रहा है। चलिए देखिए कि नेक्स्ट एक प्रॉब्लम क्वांटम से था, प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम क्या है कि एक वेव फंक्शन गिवन था जो nz e टू दी पावर ऑफ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे था एक वेव फंक्शन। आपको पूछा गया था कि एल स्क्वायर एंड एल जेड इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, उस सिस्टम में आइगन वैल्यू क्या होगा। वेव फंक्शन गिवन था, आपको पूछा गया था आइगन वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ये बहुत ही आसान था। तो देखिए क्या है कि ये जो पार्ट है एक्चुअली ये क्या होता है कि आर स्क्वायर को डिफाइन करता है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आपको ये भी पता है कि जेड इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए कि ये जो साई एक्चुअली क्या हो रहा है, तो फिर साई इक्वल टू हो रहा है कि एन आर कॉस थीटा ए टू दी पावर माइनस ऑफ अल्फा आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इक्वल टू क्या है कि साई इक्वल टू आप देखिए कि एन ऑफ आर ए टू दी पावर माइनस ऑफ अल्फा आर स्क्वायर और उसके साथ कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए ये सारे रेडियल पार्ट है और ये जो पार्ट है एक्चुअली एंगुलर पार्ट है। ठीक है, थीटा आ रहा है, थीटा फाई जो आती है वो क्या है, एंगुलर पार्ट। और आपको पता है कि स्फेरिकल हार्मोनिक्स से कि जो वेव फंक्शन लिखा जाता है कि YLM से, और जो होता है कि डिपेंडेंसी ऑफ थीटा फाई, तो क्या होता है कि इक्वल टू होता है कि PL ऑफ M और उसके साथ कॉस थीटा ऑफ ई टू दी पावर ऑफ IM फाई। ये जनरल फॉर्म है हाइड्रोजन एटम के लिए, थोड़ा सा देख लीजिए। स्फेरिकल हार्मोनिक आप यूज करते थे, हार्मोनिक ऑसिलेटर के दिस इज हाइड्रोजन एटम के केस में, तो यही होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कंपेयर करें कि जो साई दे रखा था इसमें थोड़ा कंपेयर करें तो देखेंगे कि फाई वाला टर्म कुछ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब इसका वैल्यू क्या है कि 1। तो देखिए कंपेयर करने से आपको क्या मिल रहा है कि फाई का वैल्यू तो फाई नहीं तो कि एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू 0। ठीक है, तो इसलिए तो ये फाई वाला टर्म नहीं है। एक्सपोनेंशियल जो फाई वाला टर्म आता है ई टू दी पावर ऑफ IM फाई, तो मतलब क्या है कि फाई जो टर्म है एक्चुअली कितना है कि यहाँ पे 0, और एल जो है यहाँ पे कितना है कि एल है 1। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है कि PL ऑफ A1 इसको 1 कर दीजिए और m का वैल्यू 0 ऑफ कॉस थीटा P1 0 कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है कि कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिए कि ये चीज़ तो आ गया, तो आपको क्या करना था कि एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। देखिए फिर आपको हाइड्रोजन एटम के केस में वेव फंक्शन गिवन रहने से आपको क्या करना था, एन एल एम ऐसे कैलकुलेट करते थे, तो वही दे गया है, बट ये स्फेरिकल हार्मोनिक फॉर्म में दे रखा है, तो इसको थोड़ा आपको ऐसे लिखना था। तो देखिए इस प्रॉब्लम में अभी कुछ बचा नहीं है कि एल और एम आ गया आपके पास। तो देखिए क्या है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि एल स्क्वायर का आइगन वैल्यू होता है एल इंटू एल प्लस 1 और उसके साथ एज का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है कि एज का स्क्वायर, सो दैट मीन्स एल का वैल्यू 1 है, सो 2 एज का स्क्वायर होगा इसका आइगन वैल्यू। ठीक है, और एल जेड का क्या होगा, एल जेड इक्वल टू क्या होता है कि एम एज कट, क्या होता है एम एज कट। ठीक है, एम एज कट होता है इसका आइगन वैल्यू
तो देखिए एम का वैल्यू तो 0 है, तो मतलब क्या होगा कि 0 LZ का आइगन वैल्यू और L स्क्वायर का आइगन वैल्यू 2H का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा कि 2H का स्क्वायर और 0। चलिए, तो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं जो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया था, मैथ फिजिक्स से, जो है हमारा अभी प्रॉब्लम नंबर 15। ठीक है, सॉरी दिस इज 15। देखिए प्रॉब्लम क्या था कि u गिवन था, u ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो था एक्स वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या था कि v जो था फंक्शन ऑफ एक्स वाई, सो दैट इज इक्वल टू क्या कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ वाई टू द पावर 4 प्लस सी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के, जहाँ पे बोला गया था के इज ए रियल कांस्टेंट एंड ए बी सी आर द रियल कोएफिशिएंट। ठीक है, क्या है कि इफ u ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस i ऑफ v ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो इज ए एनालिटिक। बोला गया है कि ये क्या है, एक एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी जो कोएफिशिएंट यूज़ किया गया है भी टर्म पे, तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ए बी सी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या है, बोला गया है कि ऑप्शन जो है 328, सेकेंड ऑप्शन जो था कि 332, थर्ड ऑप्शन जो था 1/8, फोर्थ ऑप्शन जो था 5/36, ऐसा कुछ ऑप्शन था। तो देखिए इसको करने का जो प्रोसीड्यूर है वो कैसे करें, कि बोला गया था कि यू भी एक क्या है कि एक आपको पता है कि जब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एफ जेड इक्वल टू जो होता है u प्लस ऑफ आई भी। ठीक है, तो u और भी क्या होता है कि u वाला जो टर्म होता है वो रियल पार्ट को डिफाइन करता है और v वाला जो पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करता है। ठीक है, तो देखिए एनालिटिक फंक्शन का दो केस होता है। ठीक है, जो कोई एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक होने का दो कंडीशन होता है, एक होता है कि डिफरेंशियल होना चाहिए, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए कि कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशन को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो कॉची रीमान इक्वेशन क्या होता है कि डेल यू अंडर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अंडर डेल वाई, और एक होता है कि डेल यू अंडर डेल वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अंडर डेल एक्स। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो फिर क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होता है। तो इससे आपको देख के लग रहा है कि इसको पहले x और y से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था और इसको भी x और y से पार्शियल डिफरेंशिएशन करना था, और जो कॉची रीमान इक्वेशन है इस पे आपको क्या करना था कि कंडीशन जो था उसमें पुट करने से आपका ABC का रिजल्ट आ जाता, तो देन ABC का मल्टीप्लाई करते। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आप खुद कर लीजिए, इसका जो रिजल्ट आएगा थोड़ा लेंदी होगा। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये एक्चुअली ऑप्शन बी 3/32। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट एक प्रॉब्लम करते हैं जो क्वांटम से था। एक्चुअली क्वांटम और मैथ फिजिक्स से भी था, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो फूरियर ट्रांसफॉर्म से था। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम नंबर आपका 16। ठीक है, क्या है कि साई एक्स एक गिवन था जो था एक्चुअली m और 0 ऐसे करके, और बोला गया था कि जो x का वैल्यू है वो -a से +a तक एक रीजियन में है, और अदरवाइज जो वेव फंक्शन है वो क्या है कि 0 है। ठीक है,
तो जहाँ पे बोला गया था एम एक कांस्टेंट है और बोला गया था ये पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन है, तो आपको पूछा गया था कि मोमेंटम वर्सस इस वेव फंक्शन का मोमेंटम स्पेस में रिप्रेजेंट करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उसका मॉड स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ जो था फर्स्ट जो ऑप्शन था वो था एक्चुअली गॉसियन फंक्शन था, ठीक है, एक गॉसियन फंक्शन था। तो कहाँ देखिए कि ऑप्शन में क्या है कि साई पी फाई पी ऑफ स्क्वायर, मतलब मोमेंटम स्पेस में इस वेव फंक्शन का जो वेव फंक्शन आएगा पोजीशन स्पेस से तो आपको मोमेंटम स्पेस में जाना है पहले, ठीक है। तो मोमेंटम स्पेस में जाएंगे पहले, देन आप क्या करेंगे कि इसका मॉड स्क्वायर करेंगे, तो उससे p के साथ आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, वही पूछा गया है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए कि पहला तो आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाना है, क्योंकि फूरियर ट्रांसफॉर्म ही आपको पोजीशन से मोमेंटम में रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देन क्या करना है कि देन आपको मॉड स्क्वायर करके p के साथ ग्राफ क्या होगा ऐसे कुछ बनाया था, ठीक है। ऑप्शन में ऐसा कुछ बना हुआ था कि एक गॉसियन फंक्शन होगा और एक ऐसा होगा कि फाई p उसका मॉड स्क्वायर p से कैसा होगा कि ऐसा होगा, ठीक है, एक ऑप्शन ऐसा था। और थर्ड वाला जो ऑप्शन था वो एक बॉक्स कार फंक्शन था और स्टेप फंक्शन था, जो ऐसा होता है कि ए पी और यहाँ पे जो एक ही टर्म चल रहा है कि फाई पी का मॉड स्क्वायर, ठीक है। और जो फोर्थ ऑप्शन था वो क्या था कि एक टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन था, टू साइडेड एक्सपोनेंशियली डीके फंक्शन था। तो जहाँ पे एक पी और क्या था कि फाई ऑफ पी इसका मॉड स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपको क्या करना था, आपको पहले क्या करना था, पहले आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म लगा के आपको जाना था साई एक्स से पोजीशन स्पेस से मोमेंटम स्पेस में। देन आपको क्या करना था कि ये जो फाई पी आ रहा था इसको मॉड स्क्वायर करना था। तो आपको जो मिलेगा वो करने से कि साइन थीटा अंडर थीटा ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। तो देन आप वो जो फंक्शन यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो साइन थीटा अंडर थीटा ऐसा कुछ आएगा। तो वही से आपको पता चल जाएगा कि जो रिजल्ट होगा ऑप्शन बी। देखिए और एक भी चीज़ है कि आपको पहले भी पता है कि गॉसियन फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म ही गॉसियन फंक्शन होता है, तो ये तो यहाँ पे नहीं होगा। तो बट यहाँ पे फूरियर ट्रांसफॉर्म नहीं है कि फाई पी पूछा गया नहीं है, बट इसको कैलकुलेट करना है कि मॉड स्क्वायर, ये कैलकुलेट करने से आपको आएंगे कि साइन थीटा अंडर थीटा, तो जो ऑप्शन बी में सही है, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 17 देखिए क्या है कि एक मिक्स्ड क्वेश्चन आया था, ठीक है, एक मिक्स्ड क्वेश्चन आया था कि एटॉमिक फिजिक्स और उससे रिलेट करके आपका जो ऑप्टिक्स से कि बोला गया था कि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, तो स्पेसिफिक कहाँ से कि आपका 2 से n तक, ठीक है, 2 से n तक। तो देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केस में आपको पता है कि जो स्पेक्ट्रा मिलता है तो क्या होता है कि 1/λ ऑफ r इनफाइनाइट रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, 1/n² ni² माइनस nf²। तो यहाँ पे जो ni था वो 2 और nf जो है वो क्या था कि n, तो क्या होगा कि 1/4 माइनस 1/n², ठीक है। तो देखिए कि इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए कि 1/λ इक्वल टू क्या आ रहा है कि n² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ n², ठीक है। तो देन आपको क्या था कि ये जो हो रहा है एक्चुअली यंग डबल स्लिट
एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ हो रहा है वही यहाँ पे बोला गया था क्वेश्चन में मिक्स करके कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये चल रहा है। तो देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक बीटा आता था, बीटा इक्वल टू क्या होता कि लैम्डा कैपिटल डी अंडर स्मॉल डी। ठीक है, तो आपको क्या करना था, बीटा को रिप्रेजेंट करने बोला गया था कि एन के टर्म में। तो आप थोड़ा सा देखिए यहाँ पे क्या करना था कि डी अंडर स्मॉल डी, और इसको आप लिख सकते हैं कि 1 अंडर लैम्डा। ये लैम्डा को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अंडर लैम्डा। तो देखिए ये जो चीज़ यहाँ पे मिल रहा है कि डी अंडर ऑफ स्मॉल डी, और जो 1 बाई लैम्डा मिल रहा था इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्या आएंगे कि n स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ n स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा बीटा का जो रिजल्ट आएगा ऑप्शन में ऐसे कुछ था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। आपको सिर्फ क्या करना था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से बीटा जो फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करना था, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो वेव नंबर का फॉर्म आता है 1 बाई लैम्डा, तो इसको यहाँ ऐसे लिखना था। ठीक है, तो इसको मिला के, दो टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन था एटॉमिक और ऑप्टिक्स से, तो जिसका आंसर होगा ए। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कुछ हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से कुछ प्रॉब्लम करेंगे। उसके पहले मैं कुछ और भी मैथ फिजिक्स से 1-2 प्रॉब्लम करा रहा हूँ, तो देन क्लासिकल मैकेनिक्स से 2 प्रॉब्लम पूछा गया था, वो भी मैं डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो देखिए कि एक प्रॉब्लम था जो मैट्रिक्स से था। ठीक है, तो क्या था एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर जो है कि 18, देखिए क्या था कि बोला गया था कुछ आपके पास कुछ ऑप्शन है, तो बोला गया था व्हिच ऑप्शन। ठीक है, ऐसा था कि व्हिच मैट्रिक्स इज प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स। तो कुछ ऑप्शन था मैट्रिक्स का, ऐसा था कि प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए कि आपको पहला जो कॉन्सेप्ट आपको पता रहना है कि ये जो प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स का जो खेल होता है क्या होता है। एक्चुअली प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स का कुछ कंडीशन होता है क्या? हाँ, एक्चुअली प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स का एक कंडीशन होता है कि वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है कि +1 होता है। जैसे रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है कि -1 होता है। तो ये एक्चुअली मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन जो पार्ट है वही से पूछा गया था कि जो ऑप्शन गिवन है, 4 जो ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में 4 मैट्रिक्स दे रखा था, उसमें बोला गया था कि कौन सा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देखिए कि आपके पास XY एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, तो आपको जाना है एक न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम x प्राइम y प्राइम पे। ठीक है, तो आप को जो ट्रांसफर करता था वो क्या एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए, और आपको ये लगता था कि ये क्या होता है कि एक रोटेशन मैट्रिक्स होता था। तो आपको जो ये रोटेशन मैट्रिक्स है, तो ये रोटेशन मैट्रिक्स प्रॉपर रोटेशन मैट्रिक्स कब होता है कि जब ये रोटेशन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है कि +1 होता है। ठीक है, और ये रिफ्लेक्शन पूछेगा तो क्या होता है कि -1 होता है डिटर्मिनेंट। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन था सारे तो याद नहीं है, बट एक ऑप्शन ऐसा था कि cos ऑफ 2 थीटा और उसके साथ माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, और क्या है कि साइन ऑफ 2 थीटा, और एक था cos ऑफ 2 थीटा। तो ये जो मैट्रिक्स था ये एक ऑप्शन में था। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करिए, तो देखिए कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है। देखिए कि साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ, एक्चुअली कॉस स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ, इसका डिटर्मिनेंट करने से आपका जो रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ R आप कंसिडर करें रोटेशन मैट्रिक्स, तो क्या आ रहा है कि +1। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले भी जेस्ट एग्जाम में पूछा गया है कि देखिए तो क्या आ रहा है कि डिटर्मिनेंट
ऑफ ए रोटेशन मैट्रिक्स +1 आ रहा है, तो जब ये +1 आता है तो उसी टाइम मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स का जो नेचर होता है वो क्या होता है कि प्रॉपर रोटेशन होता है। ये नेगेटिव -1 आएगा डिटर्मिनेंट, तो क्या होगा कि ये रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वही करेक्ट होगा कि cos 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम आया था कॉम्प्लेक्स से, वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। मतलब जिस टॉपिक से दे रहा है उसी टॉपिक से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इस बार जो हुआ है वो क्या है कि इतना ज़्यादा इजी भी नहीं था और इतना टफ भी नहीं है, तो कट ऑफ ऐसे ही रहेगा जैसे अगली बार रहा था। ठीक है, तो उससे कुछ थोड़ा कम भी हो सकता है। ठीक है, देखिए प्रॉब्लम नंबर क्या है, प्रॉब्लम नंबर 19। देखिए प्रॉब्लम नंबर 19 क्या है कि आपके पास एक एफजेड था, क्या कि z² ऑफ साइन ऑफ z अंडर z माइनस ऑफ पाई, उसका क्या कि होल टू दी पावर 4। तो बोला गया है कि इस एक क्वेश्चन जो था ये एक MSQ में था, तो आपको पूछा गया था कि इसका पोल क्या होगा। ठीक है, इसका पोल क्या होगा। ओके, तो पोल एक था कि 2 पाई होगा, सेकेंड में था ऐसा कि पोल क्या होगा कि 3 होगा, और क्या था कि रेसिड्यू जो था एक था 2 पाई अंडर 3। ठीक है, और एक कुछ था कि रेसिड्यू और भी एक था। तो देखिए कि इसमें आपको क्या करना था कि पोल को कैलकुलेट करना था और रेसिड्यू को कैलकुलेट करना था। तो रेसिड्यू आप कैसे कैलकुलेट करें कि कॉची रेसिड्यू थ्योरम से, तो उससे कैलकुलेट करने से मैं अभी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप खुद ट्राई करें रेसिड्यू, आप यूजिंग द कॉची रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम आपको पता है कि उसको लगाइए कि इसका जो रेसिड्यू आएगा 2 पाई अंडर 3 और जो पोल आएगा 3। ठीक है, और बाकी जो दोनों ऑप्शन है वो नहीं होगा। तो MSQ था तो दोनों ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, देखिए कि क्लासिकल मैकेनिक्स से था, प्रॉब्लम नंबर 20। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था देख लीजिए कि प्रॉब्लम नंबर 20 क्या है कि बोला गया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था इस बार। देखिए ऐसा प्रॉब्लम आगे भी पूछा गया है, तो देखिए क्या है। ठीक है, तो क्या था कि एक पोटेंशियल गिवन था, आपके पास एक पोटेंशियल गिवन था कि V = -k अंडर r²। आपको पूछा गया था कि dpr अंडर dt क्या होगा, dpr अंडर dt क्या होगा। और इसमें बोला गया है कि एक सेंट्रल फोर्स फील्ड पे ए पोटेंशियल से एक पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, एक सेंट्रल फोर्स मोशन पे, एक सेंट्रल फोर्स फील्ड पे एक पार्टिकल ए पोटेंशियल से मूव कर रहा है। तो आपको पूछा गया है कि dpr अंडर dt, तो आपको क्या करना है इस बार। देखिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना था कि आपको लैग्रेंजियन लिखना जरूरी था। आपको पता है कि लैग्रेंजियन इक्वल टू होता है t - v। ठीक है, और जो यहाँ पे बोला गया था कि सेंट्रल फोर्स फील्ड पे काम कर रहा है, सेंट्रल फोर्स फील्ड पे, जब ये सेंट्रल फोर्स फील्ड मोशन चलता है तब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखिए कि सेंट्रल फोर्स फील्ड के केस में हर बार पार्टिकल जहाँ पे मूव करता है उसी को हम लोग क्या करते कि एक प्लेन कंसीडर करके चलते थे। जैसे इक्वेशन ऑफ ए ऑर्बिट ऑफ ए सेंट्रल फोर्स लेके एक पार्टिकल जब मूव करता है तो उसी टाइम आप लोग जो कैलकुलेशन करते थे कि इक्वेशन ऑफ ए ऑर्बिट, तो क्या करते कि वो एक प्लेन को डिफाइन करता है। सेंट्रल फोर्स हर बार एक प्लेन से आती है। ठीक है, प्लेन कोई प्लेन से ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो इस पे कोऑर्डिनेट जो होता है r और थीटा। तो देखिए क्या होगा काइनेटिक एनर्जी कि ½ of m
आर डॉट स्क्वायर, ठीक है, पोलर फॉर्म में लिख दीजिए आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ऑफ थीटा डॉट स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी है। तो क्यों लिखा मैंने कि सेंट्रल फोर्स केस में, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि प्लेन में ये डिफाइन करता है, ठीक है। चलिए प्लेन कंसिडर करना पड़ेंगे ऑलवेज, ठीक है। सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है कि आर थीटा से वो डिपेंडेंसी है। माइनस क्या होगा कि v देखिए क्या है अभी, तो v क्या होगा कि माइनस के बाई आर स्क्वायर था तो इसमें लगा दिया तो प्लस हो गया है, ठीक है। बट आपको लैग्रेंजियन पूछा नहीं है अभी, तो आपको करना था कि dpr अंडर dt, तो क्या करें, आपको करना था कि हैमिल्टोनियन कैलकुलेट कर ले। लैग्रेंजियन से आपको आसानी से हैमिल्टोनियन मिल जाएंगे, क्योंकि हैमिल्टोनियन इज नथिंग बट द pk समेशन ओवर ऑफ k ऑफ pk qk डॉट, ठीक है, माइनस ऑफ l, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है, r और थीटा, सो पी आर ऑफ r डॉट प्लस पी थीटा ऑफ क्या कि थीटा डॉट, ठीक है, माइनस ऑफ l। तो इससे आपको मिल जाएंगे कि एज का वैल्यू। तो यहाँ पे दोनों टर्म ऐड किया है इसलिए कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट है, तो इसलिए समेशन ओवर में एक बार r से एक बार थीटा से आएगा, ठीक है, ओपन होने से। तो देखिए यहाँ से हैमिल्टोनियन मिल रहा है आपको, और आपको पता है कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन जो होता है, देखिए कि dpr अंडर dt का मतलब क्या है, एक्चुअली तो ये क्या है pr डॉट है, तो pr डॉट का मतलब क्या है कि pk डॉट। तो आपको जो बेसिक डेफिनेशन पता है कि जो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होता है pk डॉट इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एच अंडर डेल क्यू के। तो यहाँ पे क्या है, ये तो क्या है कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन है, एक हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ए होता है और एक होता है क्यू के डॉट। तो यहाँ पे क्यू के डॉट का जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है कि पी के डॉट के प्लेस में पी आर डॉट, एक्चुअली डी पी आर अंडर डी टी का मतलब है पी आर डॉट। सो पी आर डॉट इक्वल टू क्या है कि माइनस ऑफ क्या होगा कि डेल एच अंडर डेल क्यू के रिप्रेजेंट में क्या करेंगे, अभी रिप्लेस में करें कि डेल आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले हैमिल्टोनियन को कैलकुलेट कर लीजिए, जो हैमिल्टोनियन होगा उसको आर से डिफरेंशिएट करिए, और आगे में जो नेगेटिव है वो फॉर्मूला में आता है तो वो नेगेटिव साइन दे दीजिए, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम देखिए, मैं और भी एक बार बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल गिवन था, एक सेंट्रल फोर्स फील्ड में एक पार्टिकल मूव कर रहा है इस पोटेंशियल लेके, तो आपको कैलकुलेट करने बोला गया था कि डी पी आर अंडर डी टी, डी पी आर अंडर डी टी का मतलब है पी आर डॉट, ठीक है। तो पी आर डॉट कहाँ से मिलता है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन से। तो हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन तो तभी मिलेगा जब हैमिल्टोनियन आएगा। तो आप पहले लैग्रेंजियन लिखिए, आपको क्या करना है कि सेंट्रल फोर्स बोला गया है, मतलब आपको प्लेन कंसिडर करना है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स फील्ड का मतलब होता है प्लेन में काम करता है, तो उसी टाइम आर और थीटा पे डिपेंडेंसी आती है सिर्फ, ठीक है। वो सिलिंड्रिकल और स्पेरिकल ऐसा कुछ कोऑर्डिनेट नहीं होता, ऑलवेज प्लेन को कंसिडर करके चलता है हम लोग जो सेंट्रल फोर्स पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्लेन कंसिडर करें तो आपका आंसर आ जाएंगे। तो लैग्रेंजियन आ गया, तो लैग्रेंजियन का मतलब होता है टी माइनस बी, तो वहाँ से टी और भी को लिख दीजिए, भी तो यहाँ पे गिवन है, और टी क्या है प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो होता है कि हाफ ऑफ एम ऑफ आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। सो लैग्रेंजियन आ गया, लैग्रेंजियन से आप हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करिए। हैमिल्टोनियन जो फंक्शन डिफाइन हो जाता है कि समेशन ओवर ऑफ पी के क्यू के डॉट माइनस एल। तो यहाँ पे पी के क्यू के डॉट पे अलावा क्या करें कि रिप्लेस में आर और थीटा को लिखिए। तो यहाँ से आपको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेंगे कि हैमिल्टोनियन आ जाएंगे, वहाँ से आपको क्या करना है कि पी आर डॉट कर दीजिए, ठीक है। पी आर डॉट का मतलब है हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन जो है माइनस डेल एच बाई डेल आर, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना मैंने लगभग 20 प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर दिया। तो आपका कोई भी क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन में कोई आपका कुछ डाउट या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट में बताइए, और मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से सेकेंड पार्ट जो इसका और भी कुछ क्वेश्चन अभी भी गेट का रह गया है, मैं ट्राई करूँगी उसको भी सॉल्व करने के लिए। आपके पास कोई प्रॉब्लम आपको याद है तो आप थोड़ा मेरा व्हाट्सएप नंबर और मेल पे मेल कर दीजिए, ठीक है। तो अभी इतना ही, बाय।